नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि आपके साइंस के क्लास डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के चल रहे हैं। यह सेशन आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के ही लिए नहीं बल्कि आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं शिक्षा जगत से रिलेटेड, जैसे कि यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, आगामी सबसे बड़ा एग्जाम जो आपका सपना है सुपर टेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा लाभप्रद साबित होगा। हम बता रहे हैं आपको, आप इस चीज़ को माने या अवॉइड करें सारी चीज़ों को, लेकिन आप इसको तब गौर करेंगे जब आप एक एग्ज़ाम में असफल हो जाएंगे। और आपको जब आप रिवाइज करके नहीं जाएंगे तो आपको थोड़ा मोड़ा ध्यान रहेगा कि प्रकाश सर ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ा रखी थी, शायद अगर रिवाइज किए होते तो आज हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कर देंगे। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सारे भैया बहनी, गाँव की भाषा में बोलते हैं छोरा छोरी, तो सारे छोरा छोरी से हम कहेंगे कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी हमारे भावी शिक्षक और शिक्षिका शेयर करेंगे इस चीज़ को। और आपसे हम एक बात और कहना चाहेंगे, आपके एग्ज़ाम जो डीएलएड के होने वाले हैं, डीएलएड के साथ साथ तो सारे हम डीएलएड की क्लास तो ले ही रहे हैं, प्लस इसके साथ साथ आपकी यूपी टेट के सारे लेक्चर सजा दिए गए हैं। सुबह डेली 7 बजे सुपर टेट के क्लास होते हैं। एक सब्जेक्ट हम उसका कम से कम 50-60 लेक्चर करा लेंगे। लगभग 2 महीने के बाद हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग, ठीक है ना। रीजनिंग में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मात्र 15 दिन में आपका सुपर टेट का रीजनिंग खत्म कर देंगे हम। तो आप फॉलो किए रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने भैया बहनी जो भी हैं आप लोग से जुड़े उनसे बताएं, और रीच बढ़ेगा। आप चाहे जिस भी मोबाइल से सब्सक्राइब कर दें और रीच बढ़ाएं, जिससे कुछ सच में मतलब इससे क्या होगा कि जिसको सच में ये चीज़ चाहिए, प्लेटफॉर्म, या प्लेटफॉर्म उनके लिए सच में बना है, तो वो खुद अपने आप आकर्षित होकर आएंगे। तो चलिए आज हम बायो के लेक्चर में बात करने वाले हैं। आपको पता है इसके पहले हमने सेल पढ़ा, सेल कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कोशिका कितने प्रकार की होती है। हमने बताया कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक 2 प्रकार के होते हैं, पादप और जंतु। तो हमने सबके बारे में, पादप और जंतु के बारे में भी बहुत अच्छे से डिस्कशन किया फिगर बना के। उसमें पादप में कोशिका भित्ति होता है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। उसमें आपका एक तरह से कह लीजिए कि जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एक तरह से सारी चीज़ क्लोरोफिल वगैरह सब उसमें होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा। बहुत सारी चीज़ें हमने बताया कि जो जंतु कोशिका में होते हैं पादप कोशिका में नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखा है। अब उसमें एक चीज़ और आ जाता है हमारे दिमाग में कि भैया जो केंद्रिका, अब केंद्रिका के अंदर डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र, इसके बारे में हम विशेष रूप से आपसे बोले थे कि इसके लिए सेपरेट लेक्चर लाएंगे। तो आज उसी का घड़ी है, हम इसमें चर्चा करते हैं। डीएनए, सबसे पहले डीएनए की बात करेंगे, फिर उसके बाद आरएनए पे चलेंगे। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, बच्चे गड़बड़ करके आते हैं। और जो आपके सामने यह लिखा गया है ना, इसको आप छाप लेंगे। एटीजीसी, एटीजीसी इस तरह से इसको पढ़ेंगे, एटीजीसी, बस अभी रट लो। एटीजीसी, एटीजीसी, एटीजीसी किस में होता है? डीएनए में होता है। कई बार पढ़ कई बार इसे पढ़ डालिए। और यहाँ पे टी की जगह यू आ जाता है, एयूजीसी, एयूजीसी, आऊजीसी, आऊजीसी, कुछ भी बना लीजिए। अब कूगा बना सकते हैं, CUGA, कूगा, कूगा। इसके बाद CGDA इस तरह बना सकते हैं, और CTGA, कटगा, कूगा कटगा, कूगा कटगा, मतलब कुछ तरीके से बना लीजिए। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। टी की जगह सिर्फ इसमें यू आ जाता है, यूरेसिल से बोलते हैं इसे, ATGC। अब सबका नाम हम बताते चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीएनए। देखिए डीएनए डबल हेलिकल संरचना होती है इसका। किस प्रकार से होता है? ऐसे, इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। एक मिनट गलत बन गया, ऐसे होती है ना। तो यहां पर कह लीजिए कि ATGC इस प्रकार से ऐसे होते हैं, इसमें भरे होते हैं। ये संरचना है, ये डीएलएड मतलब सॉरी मतलब एक तरह से आपकी डीएनए की संरचना है। अच्छा, डीएनए के जो यह स्टिकर, जो डबल हेलिकल संरचना है, इसको सबसे पहले किसने बताया था? तो बहुत बार पूछा जाता है और सबको पता है। जो सबसे पहले इसकी खोज किए थे उनका नाम था क्रिक, वाटसन और क्रिक, 2 लोग थे, वाटसन एवं क्रिक। इन दोनों ने मिलकर डीएनए के डबल हेलिकल संरचना को खोजा था। इसमें ऐसे भी बने होते हैं, ऐसे ऐसे, ये सारी चीजें ऐसे बनी होती हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसी संरचना होती है डीएनए की। इसी में एक तरफ से अगर इरेज कर दें तो आरएनए की संरचना हो जाती है। तो बात करते हैं। अब देखिए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी कि जो आपके डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल के नाम से इसे जाना जाता है। यह अम्ल हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक तरह से स्थानांतरित करती है, पहुंचाती है, पहुंचाने का कार्य करती है। डीएनए हमारे जो एक तरह से जो हमारे एक पीढ़ी का जो लक्षण होता है उसको दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करती है। इस चीज को याद रखेंगे। अर्थात ये अम्ल होता है
जो हमारे आनुवांशिक पदार्थ होते हैं अम्ल के, या फिर यह अम्ल हमारा आनुवांशिक पदार्थ है, इस तरह से बोल सकते हैं। इसे जेनेटिक मटेरियल भी बोला जाता है। आनुवांशिक पदार्थ का ही मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल। इस अम्ल में डीऑक्सी राइबोस शर्करा और 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार भी मौजूद होते हैं जो कि 2 यूरिन एडेनिन कह लीजिए, प्यूरिन एडेनिन कह लीजिए, प्यूरी जो प्योर होते हैं एडोनिन और गुआनिन से जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से ए फॉर होता है एडोनिन और टी फॉर होता है क्या, तो बता देंगे, टी फॉर होता है थायमिन। तो ए फॉर एडोनिन, टी फॉर थायमिन याद रखेंगे, सी फॉर साइटोनिन और जी फॉर गुआनिन याद रखेंगे, एडोनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। ये चारों के चारों पूछा जाता है किस में मिलेंगे, डीएनए में मिलेंगे। सबसे अच्छी बात है, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह लाइन। जो थायमिन होता है एडोनिन से संरचना करता बनाता है ना, और जो गुआनिन होता है और सी से इसका संरचना मतलब गुआनिन और साइटोसिन से। गुआनिन साइटोसिन आरएनए में भी है, तो इसको हल करने की या याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार देख लेंगे तो याद रहेगा। लेकिन कंफ्यूजन बच्चों में यह हो जाता है, इसमें टी होता है, इसमें यू होता है। अब हम आपको ट्रिक बताते हैं, बताओ पहले क्या आता है, पहले डी आता है कि पहले आर आता है। तो अब बोलेंगे सर पहले ABCDEFG चाहिए KLMNOP QRST, पहले आर आता है फिर टी आता है, पहले आर आता है फिर टी आता है। इस वजह से याद रखना, जो पहले आएगा उसको बड़ा मिलेगा, जो बाद में आएगा उसे छोटा मिलेगा। तो अब देखना है, आर तो पहले आता है इस वजह से इसको बड़ा मिला, यू बाद वाला मिल गया इसे, और जो पहले आता है उसको छोटा वाला मिल गया। इस तरह से याद रखना, बहुत जबरदस्त ट्रिक है मित्र, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब आते हैं डीएनए का खोज किसने किया, वाटसन और क्रिक ने किया। डीएनए का फिंगरप्रिंट होता है, बोलते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है। ये एक तरह से कह लीजिए कि ये पूरे जीव जगत का, हम हो गए, आप हो गए, किसी भी जीव का, एक तरह से जो देखते हैं ना कि पुरातत्व विज्ञान जो होते हैं, पुरातत्वविद होते हैं, वह एक तरह से जैविक मतलब जो जंतु होते हैं उनकी विलुप्त प्राय प्रजातियां, उनको डीएनए से उन्होंने पता कर लेते हैं कि भैया हाँ, यह भारत वाला जंतु जो है अगर अफ्रीका में पा रहा है, अफ्रीका में पाया जा रहा है, इसका मतलब अफ्रीका से पार्ट जो है टूटा हुआ भारत है। इस प्रकार से उन्होंने एक तरह से बहुत ज़्यादा खोज विनोद करते हैं और पता चल जाता है हाँ, इन्होंने एक तरह से इसका बहुत ज़्यादा व्यवस्थित रूप से इन्होंने पता किया है। तो किसी जीव या व्यक्ति के डीएनए में उपस्थित क्षार का क्रम निश्चित होता है, इस बात को याद रखेंगे, जिसके द्वारा उस जीव या व्यक्ति का लक्षण निर्धारित हो जाता है। यानी कि कौन से क्षार, यही ATGC, ATGC, AUGC, AUGC आरएनए में। इस प्रकार डीएनए के इसी निश्चित क्रम को जो इनके द्वारा बनाया जाता है, ATGC एडोनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन के द्वारा जो बनाया जाता है, इसे ही कहा जाता है डीएनए का फिंगरप्रिंट। ठीक है। अब डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज किसने किया था, सबसे पहले बताएंगे डॉक्टर एलेक जेफ्रेज। क्या नाम था, डॉक्टर एलेक जेफ्रेज ने किया था। अच्छा, भारत में डीएनए का एक तरह से खोजने का श्रेय किसके ऊपर जाता है, भारत में बात करें तो बता देंगे डॉक्टर डॉक्टर लालजी सिंह के नाम से इसे जाना जाता है। मतलब एक तरह से उन्होंने डीएनए का जो खोज का भारत में जो खोजा गया था डीएनए, वह किसको श्रेय जाता है डॉक्टर लालजी सिंह को जाता है। और पूरे वर्ल्ड में देखें तो LF जेफ्रेज, इनको जाता है श्रेय इस बात का। अच्छा, डीएनए जो फिंगरप्रिंट है, इसका हेडक्वार्टर भारत में कहाँ कहाँ है, तो बता देंगे। देखिए हम आपको गिना रहे हैं कुछ चुनिंदा जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हैदराबाद जो कि तेलंगाना का कैपिटल है, चंडीगढ़ खुद में एक यूटी भी है, खुद में पंजाब हरियाणा का कैपिटल भी है, और खुद का कैपिटल भी है, लखनऊ हमारी यूपी का कैपिटल है। इस तरह से बहुत सारी जगह, तो यूपी का, चंडीगढ़ का और हैदराबाद का है, यह याद रखेंगे। ये हेडक्वार्टर्स मेन है जो कि डीएनए फिंगरप्रिंट के हेडक्वार्टर्स है, यानी कि संग्रहालय, तो आप याद रखेंगे। अब डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग कैसे होता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए, आपने मूवी देखे होंगे बहुत सारे कि बाल का डीएनए निकाल लेते हैं, इस तरह से पता कर लेते हैं कि यह अच्छा इस जाति से बिलोंग करते हैं, फिर इनके पिताजी यह हैं, इनके माताजी यह हैं। कभी कभी देखते होंगे जो अभिनेत्री और अभिनेता होते हैं आपस में बहुत सारे रिलेशन वगैरह बनाए हुए होते हैं, तो बाद में पता चलता है कि यह नाजायज़ बेटा आया, तो उसका एक तरह से वह बहुत बाद में मिलते हैं, बहुत वर्षों बाद मिलते हैं, तो उनका लक्षण पता करते हैं डीएनए से, हाँ सच में ये इसका बेटा था। तो इस प्रकार से डीएनए का बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। आप लाखों वर्षों बाद अगर मिलो, डीएनए मैच कराओ तो मैच कर जाता है। तो इससे पता चलता है डीएनए एक ऐसा एक तरह से पदार्थ है मित्र, जैसे मेरा बेटा है तो मेरे बेटे का जो डीएनए केवल मुझसे ही मैच करेगा या फिर उसकी माँ से मैच करेगा, है ना, कुरकुरे से। तो इस प्रकार से यह सारी चीज़ें जो कि मैच करेगा, तो समझ रहे हैं ना। तो यानी कि जो हमारा बेटा है या फिर किसी का बेटा हो तो उसके पिताजी का डीएनए, अब ऐसा नहीं उसका डीएनए बहुत सारों में होता है, तो
समान हो सकता है। डीएनए चेंजेस होते हैं। डीएनए हमने बताया था एक तरह से जो आपका केंद्रिका होती है वो रेशे के प्रकार की होती है, एक तरह से धागे के रूप में होती है डीएनए की संरचना। इस तरह याद करिए। यानी कि अपराधियों का पता लगाने में डीएनए का प्रयोग किया जाता है। जो खोए हुए माता पिता हैं उनको अपने संतान से मिलाने में, संतान का पता कराने में, संतान सच में किसका है इसको पता करने में होता है। जैसे बहुत सारे आप सुनते होंगे ना, इसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को डीएनए का। एक प्रकार संपत्ति विवाद के निपटारे में भी इसका यूज होता है, अनुवांशिक रोग के इलाज में भी इसका यूज होता है, बहुत सारे हैं। अब आ जाते हैं आरएनए। आरएनए सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है, याद रखेंगे AUGC। यह इसका नाम क्या है? यूरेसिल। इसका क्या नाम है? थायमिन। तो थायमिन इसमें होता है, यूरेसिल इसमें होता है। हमने बता दिया कैसे याद करना है। जो पहले आएगा वो बड़ा पाएगा, जो बाद में आएगा मतलब जो बाद में आएगा, एक मिनट आ रहे हैं ना, देखिए ये पहले आता है ना, सॉरी हमने देखिए गलत बता दिया भाई, डी पहले आता है, यू बाद में आता है और आर बाद में आता है। हाँ भाई देखना, सॉरी गलती हो गई, एक मिनट फिर से आता है ट्रिक के पास। देखिए बहुत अच्छा ट्रिक बन गया था। तो यार अगर देखेंगे डी पहले आता है, आर बाद में आता है। इसमें देखेंगे टी और यू में, तो टी पहले आता है, यू बाद में आता है। तो पहले पहले वाला, बाद बाद वाला, इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है, टी और यू को। तो थायमिन डी के साथ पहले पहले वाला हो गया या बाद वाला हो गया, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात हम कर रहे हैं। इस तरह से आप समझ लेंगे। अब आते हैं आरएनए क्या होता है। जो कोरोना चल रहा है ना भाई, ये mRNA का एग्जाम्पल है। आरएनए कई प्रकार के होते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये अम्ल केवल कुछ विषाणुओं में, यानी कि वायरस का ही अनुवांशिकी पदार्थ होते हैं, याद रखेंगे। यानी कि एक तरह से कहा जाए जेनेटिक मटेरियल किसके होते हैं? वायरस के होते हैं। जो हुआंग, चीन के हुआंगवे से आया हुआ है, आपका पता है, हुआंगवे तो नदी हो जाएगी, हुआंग से आया हुआ है ना कोरोना। बाद में मानने को तैयार नहीं है, वैसे खैर अभी भी मानने को तैयार नहीं है, बोल दिया भारत का है। ठीक है, भारत का है, ससुरा तुम्हें तो पता है कि तुम खुद एशिया का मरीज हो, सब पूरी दुनिया जानती है। तो हमारे शरीर में जो डीएनए की रचना सूचना है वो एक तरह से डिकोड करने का एवं उन सूचनाओं को एक तरह से आगे क्रियान्वित करने का जो कार्य करता है वो आरएनए करता है। इस बात को याद रखें। जो डीएनए की संरचना है डीएनए की, उसे डिकोड करने का, उसे आगे क्रियान्वित कराने का, उसे आगे भेजने का, जेनेटिक्स ऑर्डर बनाने का, पीढ़ी दर पीढ़ी भेजने का, ये काम होता है आरएनए का। इसमें 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। कितने? 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। डीएनए के थायमिन क्षार की जगह यूरेसिल आ जाता है। डीएनए के थायमिन क्षार की जगह यूरेसिल आ जाता है, आरएनए बनता है। अब आरएनए की संरचना हम बताते हैं। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, लिख लीजिए, आपको पूछा जाएगा। पहले होता है भैया mRNA। mRNA का काम होता है सिर्फ मैसेजिंग करने का, मैसेंजर भेजने का, एक मैसेज भेजने का, हाँ, यह काम होता है। इसका काम क्या होता है? एक तरह से कौन सा अमीनो एसिड जो होता है आपका ना, अमीनो एसिड का निश्चित क्रम बनाना, अमीनो एसिड का निश्चित क्रम बनाना, निश्चित क्रम बनाता है भाई, निश्चित क्रम बनाता है भैया, ठीक है। इसके बाद पहले नंबर पे यह हो गया mRNA। दूसरे नंबर पे आता है भाई tRNA का मतलब हो गया, टी का मतलब होता है, टी का मतलब हो जाएगा ट्रांसफर। देखिए हमने क्या बोला, यह मैसेजिंग है, एक तरह से क्या बनाएगा, मैसेजिंग होता है, मैसेज करेगा। और टी फॉर मतलब ट्रांसफर, ये ट्रांसफर करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जेनेटिक ऑर्डर्स को ट्रांसफर करता रहता है वायरस के रूप में। तो ये चला जाता है, आगे चला गया, दर पीढ़ी बढ़ता चला जाता है। अब इसका काम होता है अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाना। अमीनो एसिड को मतलब ट्रांसफर कर रहा है ना, यह मैसेज करेगा सिर्फ, और यह इसके द्वारा मैसेज को सुनेगा, और मैसेज को सुनकर सीधे कहाँ ले जाएगा? हमारे मैसेज को राइबोसोम के पास ले जाएगा। राइबोसोम, हमने बताया राइबोसोम क्या होता है, कल वीडियो देख लीजिएगा। राइबोसोम तक पहुंचाता है। अब आता है आरएनए का मतलब होता है भाई आरएनए, ये स्मॉल में होता है, स्मॉल में लिखिएगा, और ये भी स्मॉल में, सब स्मॉल में है यहाँ पे। आरएनए का ही काम होता है राइबोसोमल राइबोज न्यूक्लिक एसिड। मतलब अब सच में जहां पर पहुंचना चाहिए वहां पर पहुंच गया, राइबोसोम पर पाया जाता है। ये कहां पाया जाता है? राइबोसोम पर पाया जाता है। इस तरह से 4 आपने 3 देखा, mRNA, tRNA और rRNA। सबसे अच्छा काम होता है mRNA का। अभी अगर mRNA अच्छा काम नहीं करेगा, अच्छी चीजें नहीं बताएगा, हमें सूचना नहीं पहुंचे, सूचना गलत देगा, तो हमारे पूरे बॉडी पूरी ग्रसित हो जाएगी, खराब हो जाएगी, जैसे वायरस वगैरह, लंग्स वगैरह सब कुछ जाम होने लगेंगे। लेकिन अगर mRNA ही सही सूचना दिया, अरे कोरोना आ गया, ये कहां से प्राणी आ गया अंदर, इसको तो नहीं आना चाहिए था, यह लग रहा है कोई एक तरह से अलग है, हमारे बिरादरी का लग ही नहीं रहा है, इसको भगाओ, इसको बाहर करो। जो सच में आना चाहिए वो mRNA होता है। mRNA के चलते ही हमारे पूरे शरीर में वायरस होता है, आदमी की डेथ हो जाती है। लेकिन अगर ये चाहेगा मैसेज गलत देगा, तभी जाके यह काम
आगे स्टार्ट करता है, ट्रांसफर कर देता है। तो इसका काम है सिर्फ ट्रांसफर करना। जो यह देगा यह भरोसा करता है भाई, ये हम पर भरोसा करता है। आप भी भरोसा करते हो किसी पे, हम भी करते हैं किसी पे, बहुत ज्यादा करते हैं। तो mRNA, तो M से T को इन्फॉर्मेशन मिला। अब T का काम है सोचना नहीं, कुछ नहीं सोचेगा, ये सोचने का काम सिर्फ M का है। अब T क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा, तुरंत ट्रांसफर करेगा, क्योंकि उसको दूसरा भी तो इन्फॉर्मेशन देने के तैयार हो जाएगा लेने को, तो इस ट्रांसफर करेगा और राइबोसोम rRNA के पास आ जाएगा। इस प्रकार से अब आते हैं थोड़ा सा हम आपको बताते हैं गुणसूत्र के बारे में। देखिए गुणसूत्र में मेल और फीमेल, पता है भाई मेल फीमेल से ही पूरी की पूरी प्रकृति बनी है और इनका रहना एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है ना। तो सभी लोग, दोनों लोग अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मेल, यहाँ बात करते हैं फीमेल। तो फीमेल के लिए आपको पता है, मेल के लिए जो गुणसूत्र होते हैं मेल के लिए वो XY होता है और फीमेल के लिए XX होता है। अगर मेल का X और फीमेल का X मिलता है तो X और X बनता है, यानी कि पुत्र का निर्माण होता है, पुत्र बनता है। अगर मेल का Y और इसका X मिलता है तो पुत्री बनती है। इस बात को आपको पता होना चाहिए, पुत्री बनती है। अगर X, जो आपका गुणसूत्र X है, X वाला है, X आपका जो है, यानी कि जो आपका गुणसूत्र X, गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं और 46, 23 जोड़े और 46 संख्या में होते हैं। जो 22 होते हैं, 22 इसके 22 इसके, ये तो समान होते हैं, लेकिन एक यह वाला और इसका एक यह वाला दोनों अलग अलग हो जाते हैं। सिर्फ 22 44 और 2 या 46 हो जाते हैं। जो जेनेटिक्स ऑर्डर बिगाड़ने का काम करते हैं, जो एक तरह से डिजीज का वाहक होते हैं, वो यही होता है, यह होता है, ये तो वाहक होता है, मतलब एक कराता है। यह डिजीज, जैसे एड्स की बात करें, एड्स का वाहक, एड्स देने का, एड्स प्रक्रिया आगे तक सुचारू रूप से चलाने का, एड्स को आगे बढ़ाने का काम होता है फीमेल का। लेकिन अगर बात करेंगे जो आगे, मतलब जिसको कहा जाता है, जिसके द्वारा होता है वो मेल होते हैं, मेल के द्वारा होता है, और फीमेल के द्वारा वाहक का काम किया जाए, एक दूसरे से एक तरह ट्रांसफर का काम होता है। इस तरह याद रखेंगे, जो जेनेटिक्स बिगड़ता है इसके Y और X के कारण होता है। इस बार आपके एग्जाम में टपकने वाला है। तो बस यह था DNA और RNA का काम। इसके बाद कल से नया टॉपिक एक आएगा जो विज्ञान पे, तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक और सारे क्लासेस को फॉलो करिए। धन्यवाद।